आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पलक इंस्टीट्यूट पर। मैं दिलजीत मान आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की हम। तो ज्योग्राफी में शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं हम ज्योग्राफी को। तो पहला क्वेश्चन क्या बन के आता है, हम देखते हैं कि ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है। ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन बन गया ज्योग्राफी का पिता हिक्केटियस। किसे कहते हैं भाई? हिक्केटियस को कहते हैं भाई। ज्योग्राफी का पिता हिक्केटियस को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पहली बार पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया। पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? उनका नाम था रीटा स्टनिज भाई। रीटा स्टनिज। यहां तक क्लियर है? ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? ज्योग्राफी का पिता हिक्केटियस को कहा जाता है। ज्योग्राफी का पिता हिक्केटियस को कहा जाता है। पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग रीटा स्टनिज ने रीटा स्टनिज रीटा स्टनिज रीटा स्टनिज ने किया था भाई। रीटा स्टनिज ने किया था। फिर दूसरी बात करते हैं, जब पृथ्वी पर कोई भी महाद्वीप नहीं कटा था, यानी कि सब एक साथ शामिल था। ये जब एक साथ शामिल था तो पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता था? जब पूरी पृथ्वी यानी कि पूरी पृथ्वी महाद्वीप नहीं कटे थे, उस समय पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता था? जब पृथ्वी को पैंजिया के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी को पैंजिया के नाम से जाना जाता था। और ये चारों तरफ फैले पानी को किस नाम से जाना जाता था? इस चारों तरफ फैले पानी को किस नाम से जाना जाता था? यह है पैंथालासा। किस नाम से? पैंथालासा। यानी कि जो पृथ्वी पर चट्टानों का रूप था उसे पैंजिया और जो पानी था उसे पैंथालासा। फिर क्या हुआ? प्लेटें टकराने से पृथ्वी में दरार आ गई भाई। प्लेटें टकराने से पृथ्वी में दरार आ गई। प्लेटों का नाम बता देता हूं। यह है अपनी अंकारा लैंड। दूसरी प्लेट की बात करें, यह है गोडावन भाई। कौन सी भाई? गोडावन। यह है अंकारा लैंड, यह है गोडावन। प्लेटें टकराने से पृथ्वी में दरार आ गई और जो बाहर का पानी था, यह पानी कहां पर आ गया? यहां पर आकर इकट्ठा हो गया। और इस पानी को किस नाम से जाना गया? इस पानी को 33 सागर के नाम से जाना गया भाई। इस पानी को 33 सागर के नाम से जाना गया। क्वेश्चन क्या बनता है? जहां आज हिमालय है, सदियों पहले क्या था? जहां आज हिमालय है, सदियों पहले क्या था? सदियों पहले क्या था भाई? 33 सागर था भाई। क्या था? 33 सागर था। और 33 सागर का निर्माण कैसे हुआ भाई? अभी बताया मैंने। 33 सागर का निर्माण प्लेटों के टकराने से हुआ भाई। अब प्लेट पूछे तो कौन सी भाई? अंकारा लैंड और गोडावन लैंड भाई। अंकारा लैंड और गोडावन लैंड, ये चट्टाने टकराने से 33 सागर का निर्माण हुआ भाई। और 33 सागर से किसका जन्म हुआ? हिमालय का जन्म हुआ भाई। किसका जन्म हुआ? हिमालय का। जहां आज हिमालय है, सदियों पहले क्या था? 33 सागर भाई। और 33 सागर का निर्माण प्लेटें टकराने से हुआ था भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम। फिर क्या हुआ? एक व्यक्ति आए जिनका नाम था एल्फ्रेड वैगनर भाई। जिनका नाम क्या था? एल्फ्रेड वैगनर। जिनका नाम क्या था? एल्फ्रेड वैगनर। एक व्यक्ति आए एल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने क्या दिया भाई? एल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब क्या है? पहली बात तो यही आता है। महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब क्या है कि कौन सा महाद्वीप कहां फैला हुआ है। पहली बात करते हैं यूरोप की, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। किसने बताया? एल्फ्रेड वैगनर ने बताया था। किसने बताया? एल्फ्रेड वैगनर ने। एल्फ्रेड वैगनर ने क्या नाम दिया?
महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वैगनर ने दिया। दूसरी बात, इन्होंने सिद्धांत दे दिया महाद्वीपीय विस्थापन का, परंतु किसी भी देश की आकृति या समय पता लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किसी भी देश की स्थिति और समय पता लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किसी भी देश की स्थिति और समय पता लगाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ती है भाई, अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि ग्लोब में सबसे लंबी रेखा कौन सी है भाई? ग्लोब में सबसे लंबी रेखा कौन सी है? ग्लोब में सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा भाई। ग्लोब में सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा भाई, जो पृथ्वी को दो भागों में अलग करती है, फिर एक क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य रेखा का अन्य नाम क्या है? भूमध्य रेखा का अन्य नाम क्या है? पहला नाम तो बता दिया, भूमध्य रेखा। अन्य नाम की बात कर रहे हैं, अन्य नाम है विषुवत रेखा भाई। अन्य नाम क्या है? विषुवत रेखा। अगर ये नाम भी ना पूछे तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर ये नाम भी ना आया पेपर में भाई, फिर अगर ये नाम भी नहीं आया तो इसका नाम आएगा इक्वेटर लाइन भाई। क्या नाम आएगा? इक्वेटर लाइन। क्या बताया? ग्लोब को दो भागों में अलग करने वाली रेखा कौन सी है? ग्लोब को दो भागों में अलग करने वाली रेखा भूमध्य रेखा। अगर भूमध्य रेखा नाम नहीं आया तो विषुवत रेखा नाम नहीं आया तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश नाम ना आया तो इक्वेटर लाइन। पहला क्वेश्चन तो बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? ग्लोब में सबसे लंबी रेखा बताइए। तो भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई 40069 किलोमीटर है भाई, 40069 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की लंबाई 40069 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? दूसरा क्वेश्चन बनता है अपना कि भूमध्य रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से गुजरती है भाई। कितने से? 13 देशों से। भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है भाई। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात भाई। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यहां पर 12 महीने कैसा मौसम पाया जाता है? भूमध्य रेखा पर किस प्रकार का मौसम पाया जाता है? भूमध्य रेखा पर 12 महीने बरसाती मौसम पाया जाता है भाई। कैसा? वर्षा का मौसम पाया जाता है। दिन और रात की अवधि बराबर, 12 महीने वर्षा का मौसम। तीसरा क्वेश्चन क्या करता है कि भूमध्य रेखा पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखा पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है यहां से कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं भाई। कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। अपनी भूमध्य रेखा की बात चल रही थी, एक बार रिपीट करते हैं दोबारा से कि भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में अलग करने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। अन्य नाम विषुवत, अन्य नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अन्य नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अन्य नाम इक्वेटर लाइन। फिर क्या कहता है? भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 40069 किलोमीटर है भाई। कितने देशों से गुजरती है? 13 देशों से गुजरती है। फिर क्या कहता है? यहां पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 12 महीने बरसात का मौसम पाया जाता है। कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और सूर्य किरणें कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चलता है
कि भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली रेखाओं, भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है भाई? भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा, किस नाम से? अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या बताया गया? भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है भाई। किस नाम जाना जाता है? अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है भाई। अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर क्या कहता है? भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कौन सी रेखा भाई है? 23.5 पर भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कौन सी रेखा? कर्क रेखा भाई। कौन सी? कर्क रेखा। अगर बात कर लें कि कर्क रेखा का अन्य नाम, कर्क रेखा का अन्य नाम कैंसर लाइन है भाई। क्या है? कैंसर लाइन है भाई। क्या नाम है? कैंसर लाइन, जो कि विश्व के कितने देशों से गुजरती है भाई? कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है? विश्व के 17 देशों से गुजरती है भाई। विश्व के 17 देशों से गुजरती है। यहीं से एक और बात करें कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से कौन सी रेखा गुजरती है भाई? कौन सी रेखा गुजरती है? वो है अपनी मकर रेखा भाई। कौन सी? मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। यही बात आ जाती है कि मकर रेखा का अन्य नाम, मकर रेखा का अन्य नाम है कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न भाई, कैप्रिकॉर्न। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि मकर रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है? मकर रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है? कितने देशों से? 10 देशों से गुजरती है भाई। मकर रेखा विश्व के 10 देशों से गुजरती है। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है 23.5 उत्तरी अक्षांश, 23.5 दक्षिणी अक्षांश। 23.5 से 23.5, 23.5 से 23.5 किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है भाई? किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है भाई। यहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर क्या कहता है? 23.5 से 66.5 भाई, 23.5 से 66.5 कैसी जलवायु पाई जाती है भाई? कैसी जलवायु पाई जाती है? यहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है? यहां पर उपोषण जलवायु पाई जाती है भाई। यहां पर भी उपोषण जलवायु पाई जाती है। 66.5 से 0 डिग्री कहते हैं इसे। ये अपना पोल है भाई, 0 डिग्री पोल पर भाई। यहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है? यहां पर शीत, बिल्कुल ठंडा भाई, बिल्कुल ठंडा शीत जलवायु पाई जाती है भाई। परंतु अपना क्वेश्चन क्या था कि भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? क्या था? अक्षांश रेखा भाई। क्या था? अक्षांश। अब यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी भाई? अक्षांश रेखाएं कितनी? अक्षांश रेखाएं 181 होती है भाई। 181 कैसे? भूमध्य रेखा से ऊपर 90 नीचे भाई। भूमध्य रेखा से ऊपर 90 अक्षांश, नीचे 90 अक्षांश प्लस 1 कौन सी भाई? भूमध्य रेखा। यानी कि 90 प्लस 1 181 भाई। 181 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। परंतु यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि अक्षांश वर्तों की संख्या कितनी? अक्षांश वर्तों की संख्या कितनी? अक्षांश वर्तों की संख्या पूछे तो 179 है भाई। कितनी है? 179 है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? दो अक्षांश के बीच की दूरी
दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है भाई। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है भाई? बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? इसे जोन के नाम से जानते हैं भाई। यानी कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और बीच की दूरी को किस नाम जानते हैं? जोन के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम जानते हैं? जोन के नाम से जानते हैं। तो भाई अक्षांश क्लियर हो चुका आपका कि कुल अक्षांश कितने? 181। अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछे तो 179। अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछे तो 179। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर। तथा बीच की दूरी को किस नाम से? जोन के नाम से जानते हैं भाई। अब यहीं से अगला क्वेश्चन बनता है कि कुल देशांतर कितने? कुल देशांतर कितने है भाई? कुल देशांतर कितने? कुल देशांतर 360 है भाई। कुल देशांतर 360 है। कुल देशांतर 360 है। वही दूसरा क्वेश्चन कि दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है भाई। 111.32 किलोमीटर होती है। तथा बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है भाई? बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? इसे गोरे के नाम जानते हैं भाई। इसे गोरे के नाम से जानते हैं। कन्फर्म हो गया कि भाई कुल अक्षांश रेखा 181, कुल देशांतर 360, दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, बीच की दूरी को जोन भाई, बीच की दूरी को गोरे के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है? फिर बात करते हैं कि दो देशांतर में सबसे अधिक दूरी, दो देशांतर में सबसे अधिक दूरी कहां पाई जाती है? दो देशांतरों में सबसे अधिक दूरी कहां पाई जाती है भाई? दो देशांतरों में सबसे अधिक दूरी कहां देख रहे हो भाई आप? दो देशांतरों में सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर पाई जाती है भाई। भूमध्य रेखा पर पाई जाती है भाई। भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। अगर बात करें कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है भाई। 32 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन और याद रखना कि अक्षांश समांतर होते हैं। अक्षांश समांतर होते हैं और क्या कहते हैं? देशांतर कहीं ज्यादा कहीं कम होते हैं भाई। देशांतर कहीं पर कम कहीं ज्यादा होते हैं। ज्यादा की बात करें तो भाई सबसे अधिक कहां बता दिया? भूमध्य रेखा पर। और सबसे कम यानी कि जीरो कहां पर? पोल पर भाई या ध्रुवों पर भाई। कहां पर? ध्रुवों पर। सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर, सबसे कम ध्रुवों पर। कोई दिक्कत? चला के फिर क्वेश्चन करता है कि ग्लोब में भारत कहां पर स्थित है भाई? ग्लोब में भारत कहां पर स्थित है? ग्लोब में भारत उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। ग्लोब में भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है भाई। ये देखने को मिलेगा आपको भाई। ये उत्तरी गोलार्ध भाई। उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? महाद्वीप की बात करें तो एशिया में। किस महाद्वीप में? एशिया में। अगर ये एक और बात कर ले कि एशिया में कहां पर स्थित है? एशिया में कहां पर स्थित है? दिख रहा होगा आपको भाई साहब, ये एशिया है और एशिया के दक्षिण में स्थित है भाई। क्वेश्चन क्या बन के आया था कि ग्लोब में भारत कहां पर स्थित है? ग्लोब में भारत कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में कहां है? दक्षिण में स्थित है भाई। कहां पर है? दक्षिण में स्थित है। अब बात करें भारत की, अपने प्यारा भारत की भाई,
प्यारे भारत की। अभी पता कर कहाँ है कि किस महाद्वीप में है, किस महाद्वीप में है? एशिया में। एशिया में कहां पर? दक्षिण में। अब बात करते हैं भारत की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना भाई? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 3287,263 वर्ग किलोमीटर है भाई, वर्ग किलोमीटर है। 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है भाई। अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्या पूछता है कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो अपना कौन सा भाई? रूस। कौन सा है? रूस। फिर आता है कनाडा, फिर आता है कनाडा, फिर आता है चीन, फिर आता है अमेरिका, फिर आएगा ब्राजील, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना भारत भाई। यानी एक शॉर्ट ट्रिक बन गई, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अगर 8वां देश पूछे तो कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना भाई। कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। 8वां देश कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना भाई। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने पता कर लिया क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है भाई। भारत कौन से है? 7वें पर। 8वें पर कौन है? अर्जेंटीना। इसी से एक और लेते हैं कि भाई जनसंख्या पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में कौन से स्थान पर है भाई? जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है भाई। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान चाइना का, दूसरा इंडिया, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील, फिर नाम ही मतलब पाकिस्तान का। तो पहला चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील, फिर पाकिस्तान पहुंचे भाई। एक शॉर्ट ट्रिक बन गई, CIA, CIA और IB कहां जा रहे भाई? पाकिस्तान जा रहे हैं भाई। CIA और IB पाकिस्तान पहुंचे, CIA और IB पाकिस्तान पहुंचे। यानी कि चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान। ये हो गया जनसंख्या की दृष्टि से भाई। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। यहां से क्वेश्चन हो याद कर लेना भाई। CIA, CIA कहां की पुलिस है भाई? CIA कहां की पुलिस है? अमेरिका की भाई। कहां की है? अमेरिका। कहां की है? अमेरिका। और IB तो आपको पता ही होगा, फॉर्म भी भरते हो आप। IB दोनों मिलकर कहां गए? पाकिस्तान है भाई। कोई दिक्कत है? जाने तो। यानी कि CIA और IB पाकिस्तान पहुंचे। ये हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। परंतु आजकल एक क्वेश्चन बन के आ रहा है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश कौन सा भाई? क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 2 2 4 1 5 कौन सा आया? ब्राजील भाई। यहां देखते हैं 3 2 5 कौन सा आया? ब्राजील। ये इस बार क्वेश्चन बना भाई कि क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है भाई। कौन सा है? ब्राजील है भाई। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है भाई। यहां तो कोई दिक्कत। फिर बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका प्लाट है, ये मेरा प्लाट है भाई। किसी भी प्लाट की स्टार्टिंग करने से पहले हमें यह पता करना पड़ता है कि हमारा प्लाट कहां से स्टार्ट है और कहां पर खत्म है भाई। हमारा प्लाट कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर खत्म हुआ। यानी कि भारत कहां से स्टार्ट है और कहां पर खत्म हो रहा है। यानी कि भारत का ये देखो उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु की बात करें, उत्तरी बिंदु की बात करें, भारत का उत्तरी बिंदु, पहले बताता हूं, पहले से J&K में पढ़ते थे भाई हम, परंतु लद्दाख बनने के बाद, लद्दाख बनने के बाद कहां पर आ गया ये? लद्दाख में। भारत का उत्तरी बिंदु लद्दाख में क्या है भाई? इंदिरा कोल है भाई। क्या भाई? इंदिरा
कोल। भारत का उत्तरी बिंदु कहां पर है? लद्दाख में भाई। लद्दाख में किस नाम से? इंदिरा कोल के नाम से भाई। अब थोड़ी सी लद्दाख की बात कर लेते हैं हम। लद्दाख की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि लद्दाख को किस तारीख को या कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया भाई? लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? इसे 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर क्या कहा कि इसमें 2 जिले दिए गए भाई। इसे 2 जिले दिए गए। कौन कौन से? एक तो करगिल भाई, जिसे हम कारगिल बोलते हैं भाई। एक तो करगिल, एक ले भाई। एक करगिल, एक ले, 2 इसे जिले दिए गए थे भाई, करगिल और ले। ठीक है भाई, करगिल और ले। अब यहां से क्वेश्चन और बन के आता है कि करगिल या कारगिल का युद्ध कब हुआ था भाई? कारगिल का युद्ध कब हुआ था? कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था भाई। 1999 में हुआ था भाई। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसे। कारगिल युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कारगिल युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे भाई। कौन थे? KR नारायण। अगर प्रधानमंत्री की बात कर लें तो अटल बिहारी वाजपेयी थे भाई। अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी कि हमें उत्तरी बिंदु को पता चल गया कहां पर है? लद्दाख में। लद्दाख की बात कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन और बन के आया अभी लद्दाख से ही कि विश्व का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा कहां लहराया गया है? वो कहां पर भाई? लद्दाख में लहराया गया है। कहां पर? लद्दाख में लहराया गया है भाई। दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि भारत का पूर्वी बिंदु ये रहा भाई। कहां पर भाई? अरुणाचल प्रदेश में भाई। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में भाई। किस नाम से? उसका नाम है भाई वालांगू। क्या नाम है? वालांगू। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें किस राज्य में पड़ती है भाई? कहां पर पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अगर देश पूछे तो किस देश में पड़ती है? अगर देश पूछे तो जापान है भाई। देश पूछे तो जापान है। इसी हमारे जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है भाई। अगर भारत की बात करें तो भारत में कहां पर है भाई? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती है। अब यहां से क्वेश्चन और बन के आया है कि अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान सीएम कौन है भाई? अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान में सीएम कौन है भाई? वर्तमान में सीएम पेमा खांडू है भाई। अगर बात करें पेमा खांडू खासियत क्या है? पेमा खांडू की खासियत क्या है? यह प्रेजेंट टाइम पर भारत के सबसे युवा सीएम है भाई। कौन है? पेमा खांडू है भाई। कहां के भाई? अरुणाचल प्रदेश के भाई। और अरुणाचल प्रदेश की एक खासियत और है भाई। कि क्या कहता है कि सेवन सिस्टर में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का भाई? सेवन सिस्टर में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? क्या आएगा भाई? अरुणाचल प्रदेश आएगा भाई। किस राज्य का आएगा? अरुणाचल प्रदेश का आएगा भाई। ये होगा आपका पूर्वी बिंदु। क्या नाम उसका? वालांगू भाई। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की भाई। भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में जिसका नाम क्या भाई? सरक्रिक। क्या नाम है? सरक्रिक। अगर प्राचीन नाम की बात करें तो गोरमोथा भाई। क्या नाम था? गोरमोथा। अगर एक लेटेस्ट की बात करते हैं, कई किताबों में आ गया द्वारका भाई। क्या आ गया? द्वारका। जैसे वालांगू का भी एक नया नाम देखा है मैंने, उसका नाम दिखा रखा है सेंट टेलेंडो। क्या नाम दिखा रखा है? सेंट टेलेंडो। वालांगू ना देकर इसने क्या दे दिया? सेंट टेलेंडो। वैसी सरक्रिक, पहले गोरमोथा था, गोरमोथा नाम ना देकर क्या देते? सरक्रिक देते। सरक्रिक ना देकर क्या करते? द्वारका देते। यानी कि भारत का पश्चिमी बिंदु कहां पर है? गुजरात में भाई। कहां पर है? गुजरात में भाई। फिर बात करते हैं, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे भाई आप कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु भाई।
मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहां पर स्थित है भाई? यहां पर भूमि खत्म, पानी स्टार्ट, ये अपना द्वीप है सारे। अगर बात करें मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में कन्याकुमारी है भाई। क्या भाई? तमिलनाडु में कन्याकुमारी है भाई, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भाई, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार के, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में, निकोबार में इंदिरा, इंदिरा पॉइंट है भाई, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। वो क्या था? इंदिरा कोल, ये क्या है? इंदिरा पॉइंट। यानी कि 4 पॉइंट है, फिर से रिपीट करते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में भाई, लद्दाख में क्या नाम उसका? उसका नाम भाई अपना इंदिरा कोल। पूरी बिंदु की बात करें, पूरी बिंदु कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है? वलांगू। अगर वलांगू ना मिले तो सैंट टेलेंडो भाई। फिर बात करते हैं पश्चिम बिंदु, पश्चिम बिंदु कहां पर है? गुजरात में भाई। कहां पर है? गुजरात में। क्या नाम है? प्राचीन नाम की बात करें तो गोरमथा, फिर क्या कहते हैं? सरक्रीक और द्वारका भाई। नेक्स्ट क्या कहता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु भाई, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहां पर है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी है भाई। फिर क्या कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। फिर क्या कहता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भाई? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर भाई, 3214 किलोमीटर है। फिर यह बात कहता है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भाई? पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है भाई।